गुड मॉर्निंग बच्चों। तो आज हम स्टार्ट करेंगे आपका लेक्चर नंबर 12 ऑफ योर चैप्टर फर्स्ट, दैट इज सम बेसिक कांसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री। तो बेटा हमने अब तक मोल्स पढ़ा था कि आप नंबर ऑफ मोल्स कैसे कैलकुलेट कर सकते हो इन टर्म्स ऑफ क्वांटिटी, मोल इन टर्म्स ऑफ वेट, एंड लास्ट हमने पढ़ा था आपका, इससे लास्ट वीडियो में हमने पढ़ा था मोल इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम। बट आपकी वॉल्यूम के केस में एक कंडीशन गिवन थी कि नंबर ऑफ मोल्स आप उस फॉर्मूले से सिर्फ एसटीपी कंडीशन पे ही निकाल सकते हो, सभी कंडीशन पे या मैं कहूँ नॉर्मल कंडीशन पे उस फॉर्मूले से कैलकुलेट नहीं कर सकते। तो हमने मोल इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम में मोल कैसे कैलकुलेट करना सीखा था। नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ गैस गिवन अपॉन 22.4 लीटर। ठीक है, ये लीटर्स में था आपका, जिसकी यूनिट थी लीटर पर मोल, और आपका आंसर किस में आया था, मोल्स में। ठीक है बेटा, तो ये हमने रेफरेंस लिया था आपका कि नंबर ऑफ मोल्स आपको कैलकुलेट करना हो एट एसटीपी, स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर की कंडीशन। तो हम कह सकते हैं ये फॉर्मूला आपका तभी यूज होगा जब आपका टेम्परेचर होगा 273 केल्विन, प्रेशर होगा आपका 1 atm। ठीक है, तो इन कंडीशन में आप नंबर ऑफ मोल कैसे कैलकुलेट कर सकते हो, गिवन वॉल्यूम, किसी भी गैस की आपको जो गिवन वॉल्यूम होगी वो वॉल्यूम डिवाइडेड बाय 22.4 जो कि आपकी रेफरेंस वैल्यू होती है लीटर्स के टर्म में। अब बात आती है कि हर टाइम तो आपकी गैसेस जो होगी या गैसेस का जो भी मेजरमेंट दिया होगा वॉल्यूम का, प्रेशर का, टेम्परेचर का, हर टाइम पे तो आपको स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर की कंडीशन गिवन नहीं होगी। कभी ऐसा भी हो सकता है कि आपके कुछ ऐसी गैस हुई है, गैस गिवन है जिसका टेम्परेचर आपका रिएक्शन में टेम्परेचर आपका 273 केल्विन ना हो, साथ ही साथ आपका प्रेशर जो है वो भी 1 atm ना हो। तो इस केस में हम नंबर ऑफ मोल्स कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो आज हम अपना फोर्थ फॉर्मूला निकालेंगे कि हम नंबर ऑफ मोल्स गैसेस के केस में एक्सेप्ट एसटीपी कंडीशन, जब आपकी एसटीपी कंडीशन गिवन ना हो तब आप गैसियस के केस में या गैस मॉलिक्यूल्स के केस में आप अपना नंबर ऑफ मोल्स कैसे कैलकुलेट करते हो। तो देखो बेटा हम लिख सकते हैं गैस मोल, आज का हमारा टॉपिक फिर रहेगा गैस मोल कैलकुलेशन एक्सेप्ट एसटीपी कंडीशन, कि जब आपकी एसटीपी स्टैंडर्ड टेम्परेचर और प्रेशर की कंडीशन गिवन नहीं होगी गैसियस रिएक्शन में, तब हमें अगर नंबर ऑफ मोल्स पूछा है, गैसियस मोल पूछे हैं, तो हम कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो बेटा आप गैस के केस में आपने एक इक्वेशन पढ़ी होगी जिसे हम कहते हैं आइडियल गैस इक्वेशन। आइडियल गैस इक्वेशन काफी बच्चों को पता होगा कि आइडियल गैस इक्वेशन क्या होती है, बट जिनको नहीं पता मैं एक बार फिर बता देती हूँ, वहां से आप अपना रिवीजन कर सकते हैं। तो आइडियल गैस इक्वेशन होती है बेटा आपकी PV इज इक्वल टू nRT। ये जो इक्वेशन होती है ये आइडियल गैस इक्वेशन होती है। यहाँ पे आपका क्या होता है, P जो है बेटा प्रेशर है, प्रेशर ऑफ गैस, V is the volume of gas, volume of gas, N is the number of moles of gas, number of moles of gas, R is the gas constant, and the last one T is the temperature. T is the temperature. That means किसी भी कंडीशन पे आप गैसेस के केस में ये वाली इक्वेशन अप्लाई कर सकते हो। तो इसी इक्वेशन से हमने नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट करने सीखे हैं। तो अगर हम यहाँ से इस इक्वेशन से अगर नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट करने का फॉर्मूला निकाले तो आपका क्या होगा, n को इसी एक साइड रखो, ठीक है, क्योंकि आपको n कैलकुलेट करना है। आपकी इक्वेशन आएगी PV अपॉन RT। ठीक है बेटा, एट एनी कंडीशन, ये आपका कब है, गैसियस रिएक्शन में जब आपकी कोई भी कंडीशन गिवन हो एट एनी कंडीशन, तब आप नंबर ऑफ मोल्स इस फॉर्मूले से कैलकुलेट कर सकते हो। तो नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट करने तो भी यहां से कैलकुलेट कर सकते हो। प्रेशर आपको गिवन होगा, वॉल्यूम ऑफ गैस आपको गिवन होगी,
होगी, ये कांस्टेंट टर्म है, इसको हम इसी लेक्चर में देखेंगे कि इसकी वैल्यू आप कैसे निकालते हो। साथ के साथ ये आपका टेम्परेचर है, टेम्परेचर आपको गिवन होगा, ठीक है। ये तो बात हुई एट एनी कंडीशन, कोई भी कंडीशन अदर देन एसटीपी कंडीशन या फिर अदर देन एनटीपी नॉर्मल टेम्परेचर प्रेशर कंडीशन, उस टाइम पे आप नंबर ऑफ मोल्स इस फॉर्मूले से कैलकुलेट कर सकते हो। बट अगर आपकी एसटीपी कंडीशन है उस केस में हमेशा ही आपकी ये वाला फॉर्मूला होगा, दैट इज नंबर ऑफ मोल इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ गैस अपॉन 22.4 लीटर पर मोल, ठीक है बेटा। तो अगर हम बात करें कि अगर हम इसे ड्राइव करना देखें या मैं कहूँ ये कैसे आया, कैसे आप इसको कैलकुलेट कर सकते हो, तो वो देखो, मान लो पहला केस ले लेते हैं, शायद ये इस तरीके से आया होगा, आप मान सकते हो। सपोज कि मैंने आपका कोई कंटेनर लिया है, पिस्टन फिटेड कंटेनर लिया है, ये आपका पिस्टन है, पिस्टन फिटेड मैंने आपका कोई कंटेनर लिया है बेटा, और उसमें मैंने क्या की है, गैस फिल कर दी है। आपकी यहाँ पे मैंने गैस फिल कर दी है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर मैं एक कंडीशन लूं, सपोज हमने लिया टेम्परेचर जो है यहाँ पे कांस्टेंट ले लिया, इस केस में मैंने ये जो मैं यहाँ पे एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करने जा रही हूँ उस केस में मैंने टेम्परेचर क्या लिया है, कांस्टेंट ले लिया, यानी कि टेम्परेचर जितना था रिएक्शन का उतना ही रहेगा, ना तो बढ़ेगा ना ही डिक्रीज होगा। आप एक्सटर्नली कोई टेम्परेचर प्रोवाइड नहीं करोगे तो टेम्परेचर जो होगा कांस्टेंट होगा। कांस्टेंट का मतलब है जितनी वैल्यू है वो फिक्स उतनी ही रहेगी थ्रू आउट द रिएक्शन, और वी कैन से दैट थ्रू आउट द एक्सपेरिमेंट। अब अगर बात करें नंबर ऑफ मोल्स की, तो नंबर ऑफ मोल्स भी लेट सपोज मैंने आपके कांस्टेंट ले लिए, यानी कि इसमें मैंने क्या किया है, मैंने एक पिस्टन फिटेड सिलेंडर ले लिया है, ये आपका पिस्टन है और उसमें मैंने गैस फिल की है, ठीक है। अब आप देख सकते हो कि आपका क्या है, पिस्टन ऊपर फिटेड है, ये क्या है, कंटेनर की वॉल है, तो गैस जो है एस्केप नहीं हो सकती, मतलब इस कंटेनर से आपकी गैस ना तो अंदर आ सकती है, कोई एक्स्ट्रा मॉलिक्यूल्स आ सकते हैं गैस के, ना ही जो आपने इस सिलेंडर में गैस फिल की है वो उसके मॉलिक्यूल्स बाहर जा सकते हैं। तो बाहर आवाजाही मोल्स की या मॉलिक्यूल्स की यहाँ पे नहीं हो रही, दैट मीन्स वी कैन से दैट कि नंबर ऑफ मोल्स इस केस में मैंने क्या ले लिया, कांस्टेंट ले लिया, कि जितने डाले थे उतने ही है, ना ही तो इंक्रीज हुए हैं, ना ही तो मैंने बाहर से ऐड किए हैं, ना ही इसमें से कुछ मोल्स क्योंकि गैसेस है तो वो वेपराइज हुए हैं, ठीक है, ऐसी कोई कंडीशन नहीं है, इसीलिए मैंने क्या किया है, नंबर ऑफ मोल्स इस केस में कांस्टेंट ले लिया। तो अब अगर हम आपका टेम्परेचर और प्रेशर की कंडीशन, प्रेशर और वॉल्यूम की कंडीशन देखें, प्रेशर वर्सेस वॉल्यूम, कि प्रेशर और वॉल्यूम में क्या रिलेशन होगा। तो सपोज मैंने पिस्टन को क्या किया, ऊपर से प्रेस किया, तो आप जानते हो कि जब मैं ऊपर से प्रेस करूंगी, यहाँ पे बेटा आपका क्या है, गैसेस ऐसे मॉलिक्यूल्स है, आप पढ़ चुके हो स्टेट्स ऑफ मैटर में कि गैसेस मॉलिक्यूल्स के बीच में बहुत ज्यादा स्पेस होती है, तो ऐसे आपके कुछ गैसियस मॉलिक्यूल है, तो जब मैं ऊपर से प्रेशर लगा रही हूँ इस पिस्टन की हेल्प से, तो क्या होगा, ये जो मॉलिक्यूल है कंप्रेस हो जाएंगे, यानी कि ये मॉलिक्यूल जो है, लेट्स सपोज ये मॉलिक्यूल यहाँ से कंप्रेस होके यहाँ आ गए हैं, बिल्कुल नीचे आ गए हैं, और आपका पिस्टन जो है बेटा वो यहाँ पे आ गया, पहले जहाँ था उससे आपने सरका के यहाँ कर दिया है। तो आप देख सकते हो क्या, पहले आपका क्या थी, वॉल्यूम जो थी, अब आपका क्या हो गया, प्रेशर क्या था, पहले इतना था, बट जब आपने पिस्टन को मूव किया, मतलब पिस्टन को नीचे की तरफ प्रेस किया, तो आपका क्या होगा, इस कंटेनर में गैसियस मॉलिक्यूल का प्रेशर इंक्रीज होगा, ठीक है, और ये मॉलिक्यूल जो आपकी वॉल है इस सिलेंडर की, उसकी वॉल पे प्रेशर एक्सर्ट करेंगे, दैट मीन्स आप कह सकते हो कि प्रेशर आपका क्या हुआ है, प्रेशर इंक्रीजेस, पिस्टन को नीचे की तरफ मूव करने की वजह से आपका प्रेशर इंक्रीज हुआ है। अब बात करें वॉल्यूम की, क्योंकि हम प्रेशर और वॉल्यूम के बीच में रिलेशन निकाल रहे हैं, वॉल्यूम की बात करें तो पहली वॉल्यूम आपकी कितनी थी, इतनी थी। वॉल्यूम आपको पता है कि किसी भी कंटेनर की जितनी वॉल्यूम होती है वही गैस की वॉल्यूम होती है, क्योंकि गैस आपकी पूरी कंटेनर की वॉल्यूम को ऑक्यूपाई कर लेती है। तो पहले फर्स्ट केस में जब हमने पिस्टन को एज इट इज रखा था, मूव नहीं किया था, तो मान लो वॉल्यूम आपकी V1 थी, बट जैसे ही आपने पिस्टन को क्या किया, नीचे की तरफ प्रेस किया, तो आपकी वॉल्यूम क्या हो गई, डिक्रीज हो गई, पार्टिकल पास पास आ गए। अब आपकी वॉल्यूम क्या है, ये वाली वॉल्यूम है, तो वॉल्यूम पहले इतनी थी अब इतनी हो गई, यानी कि वॉल्यूम क्या हुई है
डिक्रीज हुई है, V1 से आपकी वॉल्यूम लेट सपोज V बन गई है, ठीक है। तो आप कह सकते हो कि जब आप प्रेशर इंक्रीज करते हो, प्रेशर इंक्रीज होता है तो वॉल्यूम जो है ओरिजिनल वॉल्यूम से डिक्रीज हो जाती है, ठीक है। तो अगर हम प्रेशर और वॉल्यूम का रिलेशन देखें तो व्हेन प्रेशर इंक्रीजेस द वॉल्यूम ऑफ गैस, वॉल्यूम क्या होगी, डिक्रीज। एरो नीचे की तरफ है यानी कि डिक्रीज हो रहा है, डिक्रीजेस। एरो ऊपर की तरफ है दैट मींस इंक्रीजेस। तो जब आप प्रेशर इंक्रीज करते हो वॉल्यूम आपकी क्या होगी, डिक्रीज होगी। तो आप कह सकते हो यहां से आपका प्रेशर और वॉल्यूम में कैसा रिलेशन है, आप कह सकते हो प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम, प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम, यानी कि इनवर्स प्रोपोर्शन आपका क्या होता है, इनवर्स रिलेशन है प्रेशर और वॉल्यूम में। दैट मींस कि अगर प्रेशर इंक्रीज होगा तो वॉल्यूम डिक्रीज होगी, वॉल्यूम इंक्रीज होगी तो प्रेशर डिक्रीज होगा, ठीक है। और इस रिलेशन को हम बॉयल्स लॉ भी कहते हैं, बॉयल्स लॉ भी कहते हैं, ठीक है, कि प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम ऑफ द गैस। ये लॉ क्या कहलाता है, बॉयल्स लॉ कहलाता है। इस लॉ को भी हम ब्रीफली आपके पढ़ेंगे, सिर्फ आप यहाँ पे सिर्फ कांसेप्ट समझो कि प्रेशर और वॉल्यूम में क्या रिलेशन होता है। नेक्स्ट अगर हम बात करें बेटा सेकंड की, कि अगर हम क्या करें आपका टेम्परेचर को कांस्टेंट रख, अगर हम वॉल्यूम को कांस्टेंट रखें, कि लेट सपोज हमने क्या लिया था, पहले वॉल्यूम डिक्रीज इंक्रीज हो रही थी। सेकंड केस अगर हम ले ले यहाँ पे, अगर मैं सेकंड केस की बात करूं तो मैं वॉल्यूम कांस्टेंट रख रही हूँ। दैट मींस आपका क्या है, पिस्टन जो था, आपने जो पिस्टन यूज किया था जिससे आप प्रेशर लगा रहे थे, जिससे आप गैस के पार्टिकल्स को कंप्रेस कर रहे थे, वो मूव नहीं होना चाहिए। जब पिस्टन आपका मूव नहीं होगा तो जितनी वॉल्यूम है आपकी उस सिलेंडर में वो एज इट इज होगी। तो हम कह सकते हैं कि पिस्टन को अब हम रिमूव ही कर देते हैं, यानी कि हम एक क्लोज पैक सिलेंडर ले लेते हैं इस टाइप का, और उसमें हमने क्या कर दी, गैस फिल कर दी, ठीक है। यहाँ पे जितनी वॉल्यूम थी वो उतनी ही रहेगी क्योंकि हमने कोई भी पिस्टन यूज नहीं किया है, जो कि पिस्टन क्या करता है, वॉल्यूम को कंप्रेस कर देता है, ठीक है। तो आपकी वॉल्यूम हमने क्या ले ली, कांस्टेंट, दैट मींस जितनी थी उतनी ही रहेगी थ्रू आउट द रिएक्शन। साथ के साथ हमने जो नंबर ऑफ मोल्स लिए हैं, अब आपकी वॉल्यूम कांस्टेंट है, वॉल्यूम में से कुछ भी पार्टिकल ना तो बाहर जा रहे हैं, ना ही आप उसमें एक्स्ट्रा गैसियस पार्टिकल ऐड कर रहे हो इस क्लोज पैक सिलेंडर में, यानी कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस क्या रहेंगे, कांस्टेंट रहेंगे, जितने थे उतनी ही फिक्स उनकी वैल्यू होगी, ना ही इंक्रीज होगी ना ही डिक्रीज होगी। तो हम कह सकते हैं इसको भी मैंने क्या ले लिया, कांस्टेंट ले लिया। अब अगर हम देखें सेकेंड केस आपका, कि अगर हम प्रेशर एंड टेम्परेचर में रिलेशन देखें, तो प्रेशर और टेम्परेचर में रिलेशन देखा जाए तो मान लो कि अगर मैं इस गैस सिलेंडर में जो गैस फिल है उसका टेम्परेचर इंक्रीज करूं, कैसे इंक्रीज कर सकती हूँ, कि मैं इसको बर्नसन बर्नर से नीचे से हीट प्रोवाइड करूं। तो जैसे ही बेटा आप क्या कर रहे हो, हीट प्रोवाइड कर रहे हो, गैस में जो पार्टिकल्स है, गैस में जो मॉलिक्यूल्स है या फिर गैस के जो मोल्स हैं वो क्या करेंगे, उस हीट से एनर्जी गेन करेंगे, और एनर्जी गेन करके हर चीज जो भी एनर्जी गेन करती है मोशन शो करती है, तो एनर्जी गेन करके वो फास्टली मूव करने लग जाएंगे। आप और ज्यादा टेम्परेचर इंक्रीज करोगे तो वो और ज्यादा एनर्जी गेन करके उनमें मोशन और भी ज्यादा फास्ट होगा। तो जब जिगजैग ऐसे मोशंस हो रहा है पार्टिकल्स के बीच में, दैट मींस आपका वहां क्या हो रहा है, प्रेशर भी इंक्रीज हो रहा है गैस पार्टिकल का, और वो क्या कर रहे हैं, इन वॉल्स पे क्या कर रहे हैं, प्रेशर एक्सर्ट कर रहे हैं, प्रेशर लगा रहे हैं, किसी तरह ये वॉल्स हट जाए और वो इजिली एक्सकेप कर सके। बट यहाँ पे हमने क्लोज लिया है, तो हम कह सकते हैं कि जब आपका टेम्परेचर इंक्रीज होगा पर्टिकुलर गैस का, आप टेम्परेचर को इंक्रीज करोगे हीट के थ्रू या और कोई एनर्जी के थ्रू, आप टेम्परेचर को इंक्रीज करोगे तो आपका प्रेशर ऑफ गैस पार्टिकल्स भी क्या होगा, इंक्रीज होगा। तो हम अगर प्रेशर और टेम्परेचर में रिलेशन देखें तो हम लिख सकते हैं व्हेन प्रेशर इंक्रीजेस, जब आप प्रेशर को इंक्रीज करोगे टेम्परेचर ऑल्सो इंक्रीजेस, ठीक है। या फिर उल्टा भी आप बोल सकते हो कि जब आप टेम्परेचर इंक्रीज कर रहे हो तो प्रेशर भी इंक्रीज हो रहा है। दैट मींस प्रेशर और टेम्परेचर में आपका कैसा रिलेशन है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। आप कह सकते हो कि जो आपका प्रेशर है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है टेम्परेचर के, क्यों, क्योंकि आपने जैसे टेम्परेचर इंक्रीज किया प्रेशर भी इंक्रीज हुआ है, ठीक है। इस बात को समझना है बेटा, डायरेक्ट रिलेशन मतलब कि आप जब एक फिजिकल
क्वांटिटी को इंक्रीज कर रहे हो तो दूसरी ऑटोमेटिकली इंक्रीज हो रही है, अगर एक फिजिकल क्वांटिटी को डिक्रीज कर रहे हो तो दूसरी ऑटोमेटिकली डिक्रीज हो रही है। बट इनवर्स रिलेशन में क्या होता है, अगर एक फिजिकल क्वांटिटी इंक्रीज होगी तो दूसरी फिजिकल क्वांटिटी आपकी डिक्रीज होगी। तो हम कह सकते हैं कि प्रेशर जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है टेम्परेचर के, प्रेशर इंक्रीज करोगे टेम्परेचर इंक्रीज होगा, टेम्परेचर इंक्रीज करोगे प्रेशर इंक्रीज होगा, ठीक है। तो इस रिलेशन को हम एक और लॉ भी कहते हैं जिसका नाम है गे-ल्यूसेक लॉ, ल्यूसेक लॉ, जो हम पढ़ चुके हैं कि पर्टिकुलर अगर गैस का आपका टेम्परेचर इंक्रीज करोगे तो उस गैस का प्रेशर भी आपका इंक्रीज होगा। अगर हम थर्ड केस आपका देखें बेटा, थर्ड केस अगर हम देखें कि हमने आपका क्या किया है, हमने लेट सपोज आपकी वॉल्यूम कांस्टेंट रख ली है, वॉल्यूम आपकी कांस्टेंट रख ली है, साथ के साथ हमने क्या किया, टेम्परेचर भी कांस्टेंट रख लिया है, ठीक है। लेट सपोज हमने वॉल्यूम भी कांस्टेंट लिख लिया है, टेम्परेचर भी कांस्टेंट रखा है, तो अब आपकी कौन सी टर्म बची, प्रेशर वर्सेस नंबर ऑफ मोल्स की अगर रिलेशन देखें हम कि प्रेशर और नंबर ऑफ मोल्स में क्या रिलेशन होता है। तो मान लो हमने ये कंटेनर आपका लिया है, इस कंटेनर का वॉल्यूम फिक्स होती है, किसी भी कंटेनर पैक कंटेनर की वॉल्यूम फिक्स होती है कि ये आपका चाहे एम्प्टी हो या फिर फिल्ड हो, इसमें इतनी ही वॉल्यूम आ सकती है आपकी, ठीक है। क्योंकि गैस क्या करती है, लिक्विड क्या होती है, लिक्विड तो अपने अनुसार वॉल्यूम ऑक्यूपाई करता है, बट हम गैस का केस ले रहे, गैस क्या करती है, जितनी भी आपकी कंटेनर की वॉल्यूम है उसको पूरे को ऑक्यूपाई कर लेती है, क्योंकि गैस पार्टिकल में टेंडेंसी होती है इजीली मूव करने की, क्योंकि उनमें पार्टिकल्स के बीच में बहुत ज्यादा स्पेस होती है। तो गैस पार्टिकल्स की वॉल्यूम किसके बराबर होगी, जिस कंटेनर में आप डाल रहे हो उसी की वॉल्यूम के बराबर होगी, क्योंकि वो पूरी वॉल्यूम को ऑक्यूपाई कर लेती है, ठीक है। तो लेट सपोज हमने ऐसा कोई क्लोज पैक सिलेंडर लिया है, ठीक है, उसमें हमने क्या किया, गैस पार्टिकल्स जितने थे वो हम पहले वाले यूज कर थे सेकंड केस, उतने ही पार्टिकल्स डाले हैं। लेट सपोज तो क्या हुआ, इस सिलेंडर की क्या हो गई, आपकी वॉल्यूम फिक्स है, ऐसा तो है नहीं कि इसमें जब आप और पार्टिकल्स ऐड करोगे तो ये जो दीवार है, इसकी जो वॉल्स है इस कंटेनर की, वो अपने आप एक्सटेंड हो जाएगी, नहीं हो सकती। तो इस कंटेनर की वॉल्यूम क्या है, फिक्स है। तो हम कह सकते हैं कि आप इस कंटेनर में क्या बोलते हैं, इस कंटेनर में चाहे आप 5 मॉलिक्यूल डालो, ठीक है, एग्जांपल बता रही हूँ, वॉल्यूम कांस्टेंट आप कैसे देख सकते हो, चाहे इस कंटेनर में अगर आप 5 गैसियस के मॉलिक्यूल डालोगे वो भी पूरे सिलेंडर को ऑक्यूपाई करेगी, दूर दूर रहेगी ऐसे, ठीक है। और अगर आप इसमें 10 मॉलिक्यूल्स डालोगे वो भी इसी वॉल्यूम को ऑक्यूपाई करेंगे, पार्टिकल्स थोड़े से पास आ जाएंगे। अगर इसमें आप 20 मॉलिक्यूल्स डालोगे तो भी वो क्या करेंगे, इसी कंटेनर की वॉल्यूम में ही रहेंगे। दैट मीन्स आपकी क्या होती है, वॉल्यूम हमेशा कांस्टेंट रहती है गैस के केस में। अगर हम यहाँ पे ये वाला केस ले रहे हैं, ठीक है, वॉल्यूम अगर आपको दे रखा है कंडीशन है कि वॉल्यूम वेरी कर रहे हैं तब आप वेरी कर सकते हो, बट हम केस ले रहे हैं वॉल्यूम जब आपकी कांस्टेंट होगी, और कांस्टेंट वॉल्यूम आपकी कब रह सकती है, जब हम एक क्लोज पैक सिलेंडर ले, क्योंकि उसकी वॉल्स तो अपने आप ऑटोमेटिकली इंक्रीज नहीं हो सकती, ठीक है। तो मान लो हमने इसमें 5 मॉलिक्यूल्स थे, कुछ और मॉलिक्यूल्स इसमें और ऐड कर दिए और ऐड करके इसको क्लोज कर दिया इस सिलेंडर को, ठीक है। तो आपके मान लो हमने 5 थे और 5 मॉलिक्यूल्स और ऐड कर दिए, टोटल हो गए 10 मॉलिक्यूल्स। दैट मीन्स आपका क्या हो गया, मॉलिक्यूल्स इंक्रीज हो गए, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल, या हम कह सकते हैं नंबर ऑफ मोल्स, गैस के मोल्स इसमें इंक्रीज हो गए, पर वॉल्यूम तो इसकी इतनी ही रही। ऐसा तो नहीं है कि आपने 5 मॉलिक्यूल और डाले और ये क्या करने लगा, आपकी वॉल्यूम तोड़ के बाहर निकल गया, नो, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। दैट मीन्स हमने क्या लिया है कि वॉल्यूम जब आपकी कांस्टेंट रहेगी, साथ के साथ टेम्परेचर हम कुछ एक्सटर्नली, जैसे हम सेकंड केस में बर्नर के थ्रू टेम्परेचर प्रोवाइड कर रहे थे, हम एक्सटर्नली कोई टेम्परेचर भी प्रोवाइड नहीं कर रहे, तो हम यहाँ पे कैसी कंडीशन ले रहे हैं, वॉल्यूम आपकी कांस्टेंट और टेम्परेचर जब आपका कांस्टेंट होगा तब आपका प्रेशर और नंबर ऑफ मोल्स में क्या रिलेशन होगा, ठीक है। तो अगर हम प्रेशर और नंबर ऑफ मोल्स की बात करें बेटा, तो हम क्या कर सकते हैं कि जब हमने मॉलिक्यूल पहले 5 मोल थे, ठीक है, जब हमने 5 मोल और डाल दिए गैस के इसी कंटेनर में, इसी क्लोज पैक कंटेनर में, तो आपका क्या हुआ है, यहाँ पे नंबर ऑफ मोल्स इंक्रीज हुए हैं। तो जब आपके नंबर ऑफ मोल्स इंक्रीज होंगे तो वो क्या करेंगे, ज्यादा मोल्स क्या करेंगे, ज्यादा प्रेशर लगाएंगे इसकी वॉल्स पे, इस
कंटेनर की वॉल्स पे ज्यादा प्रेशर लगाएंगे। फॉर एग्जाम्पल अगर बात करें, मान लो कि आप एक रूम में 2 बंदे रहते हो और मैं उसी 2 या फिर मैं मान लो कि एक रूम में आप लोग 5 लोग रहते हो, 5 बंदे रहते हैं एक रूम में, और अगर मैं उसी रूम में 50 और लोग डाल दूं तो आपका क्या होगा, वॉल्यूम तो उस रूम की उतनी ही रहेगी, वॉल्यूम तो इंक्रीज नहीं होगी। क्या होगा उसमें, नंबर ऑफ पर्सन इंक्रीज हुए, साथ ही साथ उस रूम में प्रेशर इंक्रीज हुआ है। तो हम कह सकते हैं कि जब आपके क्या हो बेटा, नंबर ऑफ मोल्स इंक्रीज होंगे तो आपका ऑटोमेटिकली प्रेशर भी इंक्रीज होगा। तो अगर प्रेशर और नंबर ऑफ मोल्स के बीच में रिलेशन देखें तो वो भी क्या है, यहाँ पे देखो दोनों ही क्वांटिटी इंक्रीज हो रही है, एक को इंक्रीज कर रहे हो, दूसरी अपने आप ऑटोमेटिकली इंक्रीज हो रही है। दैट मीन्स इन दोनों में कैसा रिलेशन है, डायरेक्ट रिलेशन है। तो हम कह सकते हैं प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ मोल्स। ठीक है, आपका प्रेशर जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है नंबर ऑफ मोल्स। प्रेशर इंक्रीज होगा, नंबर ऑफ मोल्स इंक्रीज होंगे, नंबर ऑफ मोल्स इंक्रीज होंगे, उल्टा बोलो तो नंबर ऑफ मोल्स इंक्रीज कर रहे हो, वहां मैंने बताया आपको केस, तो प्रेशर भी आपका क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। ठीक है, तो हमने आपके 3 केस देखे, प्रेशर का वॉल्यूम के साथ रिलेशन, प्रेशर का टेम्परेचर के साथ रिलेशन और प्रेशर का नंबर ऑफ मोल्स के साथ रिलेशन। तो अगर हम इन तीनों इक्वेशन को, ये आपकी पहली इक्वेशन है, ये आपकी दूसरी इक्वेशन है और ये आपकी थर्ड इक्वेशन है, तो अगर हम तीनों इक्वेशन को क्या करें, इक्वेट कर दे, क्योंकि तीनों की टर्म में आप किससे रिलेट कर रहे हो, प्रेशर से रिलेट कर रहे हो, तो हम कह सकते हैं प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। प्रेशर आपका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किस किस के साथ है, नंबर ऑफ मोल्स और टेम्परेचर के साथ, नंबर ऑफ मोल्स और टेम्परेचर के साथ, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल आपका किसके साथ है, वॉल्यूम के साथ। यानी कि अगर हम यहां से पढ़ के देखें तो आपका क्या है, प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ मोल्स एंड टेम्परेचर, एंड प्रेशर 1/v है ना, तो प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम। तो अगर आप इसको, इस प्रोपोर्शनैलिटी साइन को हटाते हो, जैसे आप मैथ्स में प्रोपोर्शनैलिटी साइन को हटाते हो या फिजिक्स में हटाते हो, तो उसकी जगह एक आपका कांस्टेंट आ जाता है, यहाँ पे आपका कांस्टेंट आएगा P इज इक्वल टू, प्रोपोर्शनैलिटी साइन हटते ही आपका कांस्टेंट आएगा R, और R को हम कहते हैं आपका गैस कांस्टेंट। यहाँ पे मैंने आपको बताया था R आपका क्या है बेटा, गैस कांस्टेंट। तो आपका क्या होगी, इक्वेशन क्या बन जाएगी, NT/V। ठीक है, इसको अगर हम मॉडिफाई करें तो आपकी इक्वेशन क्या बनेगी, PV, ये V अगर वहां चला जाए, PV इज इक्वल टू nRT। ठीक है, तो आपको पता चल गया ये आइडियल गैस इक्वेशन कैसे आई है। ठीक है, और इस इक्वेशन की हेल्प से ही हम किसी भी गैस का, कोई भी गैस हो आपकी, उसके नंबर ऑफ मोल्स आप कैलकुलेट कर सकते हो। तो आप क्या करो, इसमें प्रेशर अप्लाई, प्रेशर की वैल्यू अप्लाई करो, वॉल्यूम जितनी गिवन है वो लिखो, ये गैस कांस्टेंट जो होता है इसको हम अभी कैलकुलेट करेंगे, उसकी वैल्यू लिखो, और टेम्परेचर की वैल्यू रखो। आपको हर एक गैस, चाहे वो मीथेन हो, कार्बन डाइऑक्साइड हो, किसी भी टेम्परेचर पे आपको मिल रही है, आप वहां पे उस गैस के नंबर ऑफ मोल्स इजीली कैलकुलेट कर सकते हो। ठीक है बेटा, तो ये जो हम कहें कि ये आपका क्या है, 4th फॉर्मूला है आपका, ये नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट करने का हमने कौन सा फॉर्मूला सीखा है आज, 4th फॉर्मूला सीखा है। ठीक है, अब बात करते हैं यहाँ पे आपकी क्या चीज रह गई, R की वैल्यू रह गई, कि गैस कांस्टेंट या मैं कहूँ R की वैल्यू आप कैसे कैलकुलेट कर सकते हो और इसकी यूनिट क्या है, अब वो देख लेते हैं। ठीक है, देखो तो देखो बेटा, यूनिट एंड वैल्यू ऑफ R, R आपका क्या होता है, R को हम बोलते हैं, R आपका क्या होता है, R होता है यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट। यानी कि यूनिवर्सल R को आप बोलते हो यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, यानी कि यूनिवर्सली ये गैस कांस्टेंट आपका यूज होता है, दैट्स व्हाई वी कॉल इट एज यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट। तो यूनिवर्स में चाहे आपकी कोई भी गैस हो, R की वैल्यू हमेशा फिक्स होगी, आपकी R की वैल्यू गैस के हिसाब से चेंज नहीं होगी, दैट्स व्हाई हम उसको क्या कह रहे हैं, यूनिवर्सली गैस कांस्टेंट। तो R की वैल्यू हमेशा फिक्स होगी, चाहे आप मीथेन ले रहे हो, चाहे आप कार्बन डाइऑक्साइड ले रहे हो, चाहे आप इथेन गैस ले रहे हो, चाहे आप ऑक्सीजन गैस ले रहे हो, वहां पे R की वैल्यू हमेशा आपकी फिक्स होगी, इसलिए हम उसको कह रहे हैं यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट। अब आप R की वैल्यू कैसे कैलकुलेट कर सकते हो वो देखो, हमने अभी आपकी इक्वेशन पढ़ी क्या, PV इज इक्वल टू nRT। तो अगर हमें R की वैल्यू कैलकुलेट करनी है तो R को एक साइड रखो, R को हम अलग निकाल लेते हैं, आपका क्या होगा, PV अपॉन
करके देखना हो तो आप क्या कर सकते हो, गैस का आपको प्रेशर गिवन होगा, वॉल्यूम गिवन होगी, नंबर ऑफ मोल्स आपके गिवन होंगे, टेम्परेचर गिवन होगी, उन सब की वैल्यूज आप पुट करके यहाँ पे आप R की वैल्यू निकाल सकते हो। तो अगर हम इसको कैलकुलेट करके देखें तो ऐसे हमने एक वैल्यूज भी पढ़ी है, हमने इससे पहले वाले जो हमने मोल्स कैलकुलेट करने का देखा था एट एसटीपी कंडीशन, उसमें हमने ये सारी कंडीशंस देखी थी कौन कौन सी। अगर हम उसी को इसमें अप्लाई करके देखें तो देखो वैल्यू आपकी कैसे निकल सकती है। हमने देखा था कि मोल्स, आपके नंबर ऑफ मोल्स जब 1 मोल होगा किसी भी गैस का, आपका प्रेशर क्या होगा 1 atm होगा, और आपकी टेम्परेचर कितना होगा 273 केल्विन होगा। कोई भी आप टेम्परेचर प्रेशर पे इसकी वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हो, बट मैं आपको वो वैल्यू ले रही जो हमने इससे पहले वाले ही लेक्चर में पढ़ी थी, ठीक है। और उसकी वॉल्यूम कितनी निकली थी, आपकी वॉल्यूम थी 22.4 लीटर। ये केस हमने किसका देखा था, आपने देखा था एसटीपी का केस, ठीक है। तो अगर मैं एसटीपी की वैल्यू यहाँ पे अप्लाई करूँ तो आर की वैल्यू कैसे आएगी, या फिर चाहे वो एसटीपी हो चाहे कोई सा भी टेम्परेचर प्रेशर की कंडीशन हो, आर की वैल्यू हर एक गैस के लिए वही रहेगी, ठीक है। तो हम कैलकुलेट करके देख लेते हैं बेटा। आर इज इक्वल टू, प्रेशर आपका कितना है 1 atm, यूनिट साथ साथ लिखो ताकि हमारी यूनिट भी साथ साथ निकल जाए, मल्टीप्लाई बाय वॉल्यूम आपकी कितनी है 22.4 लीटर, LTR मींस लीटर, अपॉन आपका n क्या है, नंबर ऑफ मोल्स क्या है 1 मोल, मल्टीप्लाई बाय T क्या है आपका 273 केल्विन, ठीक है। यूनिट हम साथ साथ लिख रहे हैं। तो अगर हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे 22.4 को 1 से मल्टीप्लाई करोगे आपका क्या आंसर आएगा 22.4, ठीक है। अगर हम यहाँ पे लिख देती हूँ मैं, आर की वैल्यू आपकी कितनी आएगी 22.4 यूनिट एटीएम लीटर, अपॉन 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो 273 मोल केल्विन, ठीक है। ये आपकी यूनिट आएगी। वैल्यू आपकी क्या आएगी, जब आप इसको डिवाइड करोगे तो आपका आंसर आएगा R इज इक्वल टू 0.0821, इन दोनों को डिवाइड करोगे तो आपकी यूनिट आएगी ATM लीटर पर मोल केल्विन, ठीक है बेटा। तो आपकी ये आपकी वैल्यू आ गई R की, ठीक है। R की वैल्यू आपकी ये होती है, हर एक गैस के लिए ये हमेशा ही कांस्टेंट होती है। तो केमिस्ट्री में हम आपकी R की वैल्यू, अगर गैस की नंबर ऑफ मोल्स वॉल्यूम निकाल रहे हैं तो आप हमेशा गैस कांस्टेंट की वैल्यू हमेशा यही लिखोगे, दैट इज 0.0821 atm लीटर पर मोल केल्विन, ठीक है। तो ये आपकी वैल्यू फिक्स है हर एक गैस के लिए, ठीक है। अब बात करते हैं, अगर हम फिजिक्स के केस में ले तो हम atm की जगह आपका क्या लेते हैं, पास्कल यूज करते हैं, ठीक है, क्योंकि पास्कल आपकी क्या है MKS यूनिट है प्रेशर की, ठीक है। लीटर में MKS यूनिट आपकी होती है मीटर क्यूब, वॉल्यूम को आप लीटर या फिर मीटर क्यूब, सेंटीमीटर क्यूब में भी कर सकते हो। तो MKS यूनिट में अगर हमने तो मीटर क्यूब में देखें तो देखो, और बात आती है मोल को और केल्विन को क्या लेंगे, तो मोल और केल्विन यूनिट दोनों ही आपकी MKS में काउंट होती है, ठीक है। आप फिजिक्स में पढ़ रहे होंगे। तो यहाँ हम देखते हैं कि जब हम ATM को, आपको पता है कि 1 ATM अगर हम बेटा उसको किस में, पास्कल में कन्वर्ट करें तो आपका कितना होता है 1.013 इंटू 10⁻⁵ पास्कल के बराबर होता है, ठीक है। अब बात करें लीटर की, 1 लीटर में आपके कितने मीटर क्यूब होते हैं 1/1000 मीटर क्यूब, जिसको हम लिख सकते हैं 10⁻³ मीटर क्यूब, ठीक है। तो अगर हम इनकी वैल्यूज यहाँ पुट करें तो आर की वैल्यू फिजिक्स के केस में निकाल रहे हैं कि फिजिक्स में आप आर की वैल्यू क्या यूज कर सकते हो। तो देखो हम लिख सकते हैं 0.0821 मल्टीप्लाई बाय ATM को कन्वर्ट करो पास्कल में, कितनी वैल्यू है 1.013 इंटू 10⁻⁵ पास्कल, यूनिट को ब्रैकेट में लिख दो, ठीक है। उसके बाद लीटर को हमने मीटर क्यूब में कन्वर्ट किया, कितना है 10⁻³ मीटर क्यूब, अपॉन मोल आपकी MKS ही यूनिट होती है, तो हम इसको कन्वर्ट नहीं करेंगे, केल्विन भी आपकी MKS यूनिट होती है, ठीक है। तो हम इसको कन्वर्ट नहीं करेंगे। तो अगर इसकी वैल्यू निकालो तो आप इन सबको अगर
देखो तो बेटा आपका क्या होगा, अगर हम मल्टीप्लिकेशन करें 0.0821 मल्टीप्लाई बाय 1.013 इंटू 10⁵ और इंटू 10⁻³ को मल्टीप्लाई करें तो आपकी वैल्यू आती है r इक्वल टू 8.314। ठीक है, अब यूनिट की बात करते हैं। यूनिट आपकी क्या है, यहाँ पे पास्कल है और यहाँ पे आपका क्या है, मीटर क्यूब है। ठीक है, और यहाँ पे आपका क्या है, मोल है और केल्विन है। पास्कल आपका क्या है, प्रेशर है, और आपका ये क्या है, मीटर क्यूब आपको वॉल्यूम बताता है। पास्कल आपका क्या बताता है, प्रेशर, और आपका वॉल्यूम को मल्टीप्लाई कर रहे हैं। तो आपको पता होगा, फिजिक्स में आप पढ़ रहे होंगे कि प्रेशर और वॉल्यूम को जब हम मल्टीप्लाई करते हैं वो हमें बताता है वर्क डन। ठीक है, तो आपका बताता है वर्क डन, और वर्क की यूनिट आपको पता है क्या होती है, जूल होती है। तो हम जूल के टर्म्स में भी इसको लिख सकते हैं, प्रेशर इनटू मीटर क्यूब आपकी क्या होती है, वर्क डन होती है। वर्क डन को हम इस यूनिट को सिंपली जूल में कन्वर्ट कर सकते हैं, तो हम लिख सकते हैं 8.314 जूल पर मोल केल्विन। ठीक है, तो अगर कहीं पे भी आपकी, तो आप ये वैल्यू कब यूज करोगे और ये वैल्यू कब यूज करोगे, ये तो जनरली हम केमिस्ट्री में हर टाइम यूज करते हैं, बट कभी कभार केमिस्ट्री में या फिर फिजिक्स में एनर्जी के टर्म्स में आपकी आर की वैल्यू गिवन होती है। तो उस टाइम यानी कि आपकी जूल किसकी यूनिट होती है, एनर्जी की, या मैं कहूँ वर्क डन की। ठीक है, तो आपकी क्या होती है कि जूल में गिवन होती है इनकी वैल्यू, वर्क डन या एनर्जी की। तो उस केस में आप आर की वैल्यू हमेशा ही यही यूज करोगे, दैट इज 8.314 जूल पर मोल केल्विन। ठीक है, तो आपको याद रखना है। क्वेश्चन में अगर आपकी, क्वेश्चन में आप कैसे पहचानोगे कि आपको आर की वैल्यू क्या लेनी है, तो वहां से आप यूनिट देख के करोगे। अगर आपकी मोल केल्विन जूल यूनिट दी हुई है क्वेश्चन में, तो आप ये वाला फॉर्मूला यूज करोगे या फिर ये वाली आर की वैल्यू यूज करोगे। अगर आपके एटीएम, लीटर, मोल, केल्विन में गिवन है आपकी जितनी भी वैल्यूज है, तो आप वहां पे आर की वैल्यू ये वाली लिखोगे, दैट इज 0.0821। मेजॉरिटी हम यही यूज करते हैं, बट कभी कभार आपको घुमाने के लिए, क्वेश्चन को नई डायरेक्शन देने के लिए, कभी कभार आपकी जूल्स में भी सेम यूनिट दी होती है। ठीक है, तो उस टाइम आप आर की वैल्यू ये यूज करोगे। तो एक क्वेश्चन करके देख लेते हैं ताकि आपको ये कंसेप्ट और ज्यादा क्लियर हो जाए। तो देखो बेटा, तो देखो बेटा क्वेश्चन देखो, मैंने थोड़ा सिंप्लीफाई फॉर्म में लिखा है, वैसे आपको स्टेटमेंट फॉर्म में आपका क्वेश्चन मिलेगा। तो देखो क्या लिखा है, कैलकुलेट, एंड दैट मींस आपको नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट करने हैं। किसके लिए, फॉर CO2 गैस, CO2 गैस के लिए आपको नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट करने हैं जब व्हेन टेम्परेचर आपका 546 केल्विन गिवन हो, प्रेशर आपका 2 atm गिवन हो, और वॉल्यूम आपकी 11.2 लीटर्स गिवन है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट करने हैं। मैंने आपको बताया था कि नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट यहाँ पे किस मेथड से करेंगे। यहाँ पे देखो STP की आपको एक भी कंडीशन गिवन नहीं है, टेम्परेचर भी अलग है, प्रेशर भी 1 atm नहीं है, 2 atm गिवन है, वॉल्यूम भी आपकी 22.4 ना देके 11.2 दी है। तो आप साफ साफ यहाँ पे देख सकते हो हम कौन सा फॉर्मूला लिखेंगे, दैट इज N इक्वल टू PV अपॉन RT। N इक्वल टू PV अपॉन RT वाला हम फॉर्मूला यूज करेंगे। तो यहाँ पे सबकी वैल्यू रखो, अपने आप आपकी कैलकुलेशन हो जाएगी। प्रेशर आपको कितना गिवन है, 2 atm, साथ साथ यूनिट लिखो ताकि आपका क्वेश्चन गलत ना हो। वॉल्यूम आपकी 11.2 लीटर अपॉन, अब देखो यहाँ पे आप आर की वैल्यू कैसे रखोगे बेटा, आपको देखो एटीएम में गिवन है, लीटर यूनिट गिवन है, टेम्परेचर की केल्विन गिवन है, नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट करने उसकी तो मोल ही होती है। तो यहाँ पे एटीएम और लीटर में गिवन है, तो यहाँ आप देख सकते हो हम कौन सी वैल्यू यूज करेंगे, आर की यूज करेंगे हम 0.0821, और आर की हम यूनिट भी लिखेंगे, क्या है यूनिट, एटीएम, लीटर पर मोल केल्विन। ठीक है, ये आपकी यूनिट हो गई। आर हो गया, टी आपका क्या है, टेम्परेचर, टेम्परेचर आपका कितना दिया है 546 केल्विन। यहाँ से केल्विन से केल्विन कट हो गया, लीटर से लीटर कैंसिल आउट हो गया, एटीएम से एटीएम कैंसिल आउट हो गया, मोल जो है आपका, मोल यूनिट आपकी ऊपर चली जाएगी, तभी आपकी नंबर ऑफ मोल्स किस यूनिट में मिलेंगे, मोल्स में। ठीक है, तो अगर आप लिखो 2 मल्टीप्लाई बाय 11.2 और उसको डिवाइड करो 0.0821 मल्टीप्लाई बाय 546 से, तो आपका नंबर ऑफ मोल्स जो है बेटा आपका आएगा 1/2 मोल। ठीक है, और 1/2 मोल्स, या फिर हम लिख सकते हैं N इक्वल टू 0.5 मोल्स।
ठीक है। तो यहाँ पे आपका नंबर ऑफ मोल्स हमने कैलकुलेट करना सीख लिया। आपको यहाँ पे सिर्फ एक ही चीज याद रखनी है कि हम आर की वैल्यू कौन सी लेंगे। आर की वैल्यू आपके क्वेश्चन में से ही आपको पता चल जाएगा कि अगर एटीएम में दी है तो आप एटीएम वाली यूज कर लो, अगर आपका जूल्स में दिया है तो जूल्स वाली वैल्यू दैट इज 8.314 वाली वैल्यू यूज कर लो, तो इजीली आपकी वहां से कैलकुलेशन हो जाएगी। ठीक है, आई होप आज का कंसेप्ट आपको समझ में आया होगा। दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू।